मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज LLB थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन पर चर्चा कर रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि संस्वीकृति को इस अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संस्वीकृति के जो उपबंध हैं वे स्वीकृति खंड में ही दिए गए होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि संस्वीकृति स्वीकृति का ही एक उपजाति है। अपराध के आरोप का इकबाल करना या उसके बारे में अनुमान इंगित करने वाले कथन संस्वीकृति कहे जाते हैं। साहू बनाम स्टेट ऑफ यूपी के वाद में 1966 में उच्चतम न्यायालय ने संस्वीकृति को परिभाषित करते हुए यह कहा है कि अभियुक्त द्वारा आरोप की स्वीकृति संस्वीकृति कहलाती है। संस्वीकृति के यदि हम प्रकार की बात करें तो पहले तरह की जो संस्वीकृति है उसे हम न्यायिक जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं, जो सर्वाधिक मान्य मानी जाती है। आप इसी वर्ष तीसरे पेपर में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का भी अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आपने अध्ययन किया होगा धारा 164 का। वैसे धारा 164 के अलावा 281 और 313 में भी इसके संदर्भ में प्रावधान किए गए हैं, लेकिन संस्वीकृति को अभिलिखित किए जाने का मुख्य प्रावधान धारा 164 में दिया गया है, जिसमें यह वर्णित है कि संस्वीकृति लिखित किए जाने से पूर्व अभियुक्त को एक चेतावनी जो है वो दिया जाना अनिवार्य है। मजिस्ट्रेट अभियुक्त को यह स्पष्ट शब्दों में समझाए कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है और यदि वह करता है तो उसके विरुद्ध काम में लाई जाएगी। इसके पश्चात भी यदि अभियुक्त संस्वीकृति करने के लिए तैयार हो जाता है तो दूसरा मुख्य तत्व मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त के द्वारा संस्वीकृति किए जाने की स्वेच्छा होने के तथ्य से संतुष्ट होना है। अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अभियुक्त स्वेच्छा से संस्वीकृति नहीं कर रहा, किसी दबाव में है, तो मजिस्ट्रेट संस्वीकृति लिखित नहीं करता है और उसे कुछ समय जो है वो प्रदान किया जाता है। दूसरे दिन या अन्य किसी निर्धारित दिन को अभियुक्त को पुनः बुलाया जाता है। अगर वह न्यायिक अभिरक्षा में है तो वहाँ से या अन्यथा, और फिर मजिस्ट्रेट पुनः उस दिन अभियुक्त को चेतावनी देता है, अभियुक्त की स्वेच्छा से संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद वह संस्वीकृति जो है वो अभिलिखित की जाती है। वह प्रश्न उत्तर के रूप में भी हो सकती है और उसके अंत में मजिस्ट्रेट के द्वारा सत्यापन किया जाता है, तो वह जो है न्यायिक संस्वीकृति मानी जाती है। इसके अलावा न्यायालय या मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी व्यक्ति को, जिसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, उसको की गई संस्वीकृति जो है वो न्यायिक बाह्य संस्वीकृति या न्यायिकेतर संस्वीकृति कहलाती है।
जिसको न्यायालय में साबित किया जाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जब भी न्यायिकेतर संस्वीकृति को न्यायालय में साबित किया जाता है तो न्यायालय में अभियुक्त की स्वेच्छा, संस्वीकृति के शब्दों की सत्यता और न्यायालय की संतुष्टि के साथ साथ जो व्यक्ति संस्वीकृति होना बता रहा है उसका अभियुक्त से संबंध क्या है, यह भी न्यायालय ध्यानपूर्वक अवलोकन जो है वो करता है। क्योंकि सामान्यतः यदि कोई अभियुक्त से दुर्भाव रखने वाला व्यक्ति न्यायालय में आकर ये कहता है कि अभियुक्त ने मुझसे अपराध को स्वीकार किया है, तो न्यायालय उस पर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देता है। और इसके उलट यदि अभियुक्त का कोई रिश्तेदार ही जिसके अभियुक्त से अच्छे संबंध हो, वो न्यायालय में आकर कहता है कि अभियुक्त ने आरोप स्वीकार किया है, तो न्यायालय संतुष्ट जो है वो हो सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो अंशतः फंसाने वाले और अंशतः दोष मुक्त करने वाले कथन भी संस्वीकृति के रूप में माने जाते हैं, जिनके बारे में प्रारंभ में यह विधि थी कि यदि दोनों तरह के या मिले जुले कथन संस्वीकृति के रूप में हैं तो न्यायालय को उनको ग्राह्य नहीं करना चाहिए। बलविंदर कौर बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 1952 का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि स्टेटमेंट एज ए होल मस्ट बी कंसिडर्ड, कि जो अभियुक्त ने कथन किया है उसको संपूर्ण रूप में ग्राह्य किया जाना चाहिए। लेकिन ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी विधि का विकास हुआ और निशिकांत झा बनाम स्टेट ऑफ बिहार के 1959 में निर्धारित वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस तरह के कथनों का सेपरेशन करना जो है वो शुरू कर दिया कि दोष मुक्त करने वाले कथनों को अलग कर दिया जाता है और जो दोषी बताने वाला कथन है उसके साथ यदि कोई और एविडेंस न्यायालय को मिल जाए तो न्यायालय दोष मुक्त करने वाले कथनों को अलग करके अभियुक्त को दोष सिद्ध कर सकते हैं। इसको यूँ कहा जाता है इनकम्पल्सरी पार्ट सपोर्टेड विथ अदर रिलेवेंट एविडेंस। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक वापस लिए हुए कथन जिनको हम रिट्रैक्टेड कन्फेशन कहते हैं, वे भी न्यायालय में महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन यह पूर्णतः न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि एक बार अभियुक्त ने यदि संस्वीकृति कर ली और उसके बाद वो अपने कथन वापस ले लेता है, उनसे मुकर जाता है, तो उनकी सुसंगति क्या होगी। तो यदि न्यायालय के पास अन्य ऐसे साक्ष्य हैं जो उसको दोषित साबित करते हैं, तो न्यायालय मुकरे हुए कथनों को भी संस्वीकृति के रूप में सुसंगत मान सकता है। स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम पीराय का केस है जो 2018 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णित किया गया था और जिसमें यह तय किया गया था कि यदि अन्य पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय के पास हैं तो न्यायालय उसके आधार पर अभियुक्त को दोषित कर सकता है।
स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यदि इनमें अंतर करें तो सबसे पहला अंतर तो यही सामने आता है कि स्वीकृतियां जो हैं वो दीवानीवाद में सुसंगत होती हैं, जबकि संस्वीकृति जो है वो आपराधिक कार्यवाही में ही सुसंगत मानी जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो स्वीकृति जो है वो पक्षकार के अलावा अन्य जो वर्णित व्यक्ति हैं धारा 18, 19, 20 में, उनके द्वारा भी किए गए कथन पक्षकार पर आबद्ध होते हैं। लेकिन संस्वीकृति जो है वो स्वयं अभियुक्त के द्वारा ही की गई मान्य होती है। किन्हीं अन्य व्यक्तियों के कथन जो है वो संस्वीकृति के रूप में अभियुक्त पर आबद्ध नहीं किए जाते हैं। इसी तरह यदि हम बात करें तो स्वीकृति का जो प्रभाव है वह विबंध पैदा करने वाला होता है। धारा 31 इस अधिनियम की यह प्रावधान करती है कि स्वीकृति जो है वो निश्चायक सबूत नहीं होती, किंतु विबंध जो है वो उत्पन्न करती है। लेकिन संस्वीकृति यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाए तो वह निश्चायक सबूत के रूप में मान्य की जाती है। इसी तरह यदि हम अंतर की बात करें तो स्वीकृति जो है वो करने वाले व्यक्ति के ऊपर ही बाध्यकारी होती है, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य नहीं मानी जाती। किंतु धारा 30 का यदि हम अवलोकन करें तो सह अभियुक्त के विरुद्ध भी स्वीकृति जो है वो सुसंगत हो सकती है। धारा 21 में यह प्रावधान किया गया है कि स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत होने के साथ साथ स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के द्वारा भी अपने पक्ष में साबित की जा सकती है। यदि वे धारा 6, 8, धारा 32 आदि जो प्रावधान दिए हुए हैं उनके अंतर्गत आती है, तो स्वीकृति जो है वो करने वाला व्यक्ति अपने पक्ष में भी साबित कर सकता है। लेकिन संस्वीकृति जो है वो सदैव ही अभियुक्त के हित के विरुद्ध जो है वो प्रभावी होती है। और अंतिम यदि हम अंतर की बात करें तो किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में भी यदि कोई अनुमान इंगित होता हो तो वह स्वीकृति मानी जाती है। लेकिन संस्वीकृति जो है वो केवल विवादक तथ्य अर्थात आरोप के बारे में ही होती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो कभी कभी न्यायिक और न्यायिक बाह्य संस्वीकृति में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो न्यायिक जो संस्वीकृति होती है वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष की जाती है, जबकि अन्य किसी व्यक्ति के समक्ष किए गए कथन जो हैं वो न्यायिक बाह्य संस्वीकृति के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक संस्वीकृति यदि न्यायालय में साबित की जा रही है तो उस मजिस्ट्रेट या न्यायालय को न्यायालय के सामने साक्षी के रूप में बुलाया जाना आवश्यक नहीं है जिन्होंने कि वह संस्वीकृति अभिलिखित की थी। किंतु यदि वह न्यायिक बाह्य संस्वीकृति है तो उस व्यक्ति को न्यायालय में साक्षी के तौर पर बुलाया जाना और उसकी परीक्षा की जाना अनिवार्य होता है, जो ये कहता है कि अभियुक्त ने उसके सामने संस्वीकृति की थी। न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर यद्यपि अन्य पर्याप्त साक्ष्य से उसको सपोर्ट होने पर सेफ माना जाता है,
लेकिन केवल न्यायिक संस्वीकृति के आधार पर भी यदि अभियुक्त की दोष सिद्धि की जाती है तो वह सुरक्षित मानी जाती है। किंतु यदि न्यायिक बाह्य संस्वीकृति न्यायालय में साबित की गई है तो अन्य पर्याप्त साक्ष्य होने पर ही उसे सुरक्षित माना जाता है। केवल मात्र न्यायिक बाह्य संस्वीकृति के आधार पर दोष सिद्धि करना असुरक्षित माना जाता है। तो ये कुल मिलाकर आज हमने एक सामान्य चर्चा संस्वीकृति, न्यायिक और न्यायिक बाह्य में अंतर, स्वीकृति और संस्वीकृति में अंतर, और स्वीकृति संस्वीकृति के प्रकार और संस्वीकृति की परिभाषा पर चर्चा की है। अगले वीडियो में हम संस्वीकृति के अन्य प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।